370 को चैलेंज करने वाली समात पर किया इत्मीनान का इजहार। आर्टिकल 370 वापस मिल जाने की जताई उम्मीद। खबरें तफसील से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चांद मिशन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग करके तारीख रकम कर दी है, जिसके लिए पूरी तरह कामयाब तैयारी की गई थी। इस मिशन की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान चांद के जुनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसरो के इस मिशन पर न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि दुनिया की नजरें थीं। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए मुल्क भर में दुआएं जारी रहीं, जो कामयाब भी रहा, जिसका 1.4 अरब लोग इंतजार कर रहे थे। मुल्क चांद पर उतरने वालों के एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद दी है। पीएम ने कहा ये लम्हात हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कदम के। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इसरो के साइंटिस्ट को फोन पर मुबारकबाद दी। उन्होंने फोन पर साइंसदानों को कहा कि वो बहुत जल्द मुलाकात कर मुबारकबाद देंगे। आज आपके परिवार जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए।
और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। श्रीनगर के लाल चौक में मिशन चंद्रयान का मुशाहिदा करने के लिए बड़ा स्क्रीन लगाया गया। सैकड़ों लोगों ने चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर लैंड होने का कामयाब मुशाहिदा किया और नौजवानों ने साइंसदानों को मुबारकबाद इस मौके पर दी। आगे बढ़ेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रियासत गोवा के अपने पहले दौरे पर राजभवन डोना पावला में हुकूमत गोवा की जानिब से एक शहरी इस्तकबालिया उन्हें दिया गया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर पुरतपाक इस्तकबाल गोवा के लोगों की तरफ से और मेहमानों की तरफ से किया गया और इस मौके पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और मेहमान नवाजी की तारीफ की। सदर जमहूरिया ने कहा कि एक सयाहती मकाम होने के अलावा गोवा तालीम, तिजारत, सनत, टेक्नोलॉजी और बहरी दिफा का भी एक अहम मरकज़ है। उन्होंने कहा कि गोवा के आला तालीमी इदारों में तालिबात की तादाद 60% से ज़्यादा है। वहीं अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो खेलों और अवामी खिदमत, रूहानियत, अदब जैसे मुख्तलिफ शोबों में रियासत के लोगों के ताउन को याद किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने जंगलात के हुकूक एक्ट के तहत 6 इस्तफादा कुनिंदगान में इसनाद तकसीम किए। सदर जमहूरिया के एजाज़ में सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। कबल अज़ीं सदर जमहूरिया ने गोवा की आज़ादी के जद्दोजहद के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज़ाद मैदान पंजिम में शोदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद गोवा आकर यहाँ के भाई बहनों से मिलने की मेरी इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं गोवा के 15 लाख निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जिस उत्साह और प्रेम के साथ आज सबने मेरे स्वागत किया है उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज गोवा के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रावधान के अनुसार शोधन प्राप्त करने वाले लोगों को मैं बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि गोवा में बहुत समृद्ध फॉरेस्ट कवर है। ये गोवा की अमूल्य प्राकृतिक संपत्ति है। इस संपत्ति को बचाना भी है। साथ ही जंगल पर आधारित जीवन यापन करने वाले जनजातीय तथा अन्य समुदायों की परंपराओं को संरक्षित करते हुए उनको आधुनिक विकास में भागीदारी भी बनाना है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज जोहान्सबर्ग जुनूबी अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स को मुस्तकबिल के लिए मजबूत तंजीम बनाने के लिए हमें अपने माशरे को मुस्तकबिल को भी तैयार करना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तमाम ममालिक के साथ एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। हमने अफ्रीकी यूनियन को G20 की मुस्तकिल रुकनियत देने का मशवरा दिया है। इससे उनकी खुद एतमादी में मजीद इजाफा होगा। हम ब्रिक्स की तोसी की हिमायत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग शहर का हिंदुस्तान के लोगों और हिंदुस्तान की तारीख से गहरा ताल्लुक़ है। यहाँ से ज़्यादा दूर टालस्टाई फार्म है जिसे 110 साल पहले महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। यानी इंडिया स्टेक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में
हमें खुशी होगी। जोहानिसबर्ग जैसे खूबसूरत शहर में एक बार फिर आना मेरे और मेरे डेलीगेशन के लिए अत्यंत खुशी का विषय है। इस शहर का भारत के लोगों और भारत के इतिहास से पुराना गहरा संबंध है। यहां से कुछ दूर ही टॉल्स्टॉय फार्म है, जिसका निर्माण महात्मा गांधी ने 110 वर्ष पहले किया था। भारत, यूरेशिया और अफ्रीका के महान विचारों को जोड़कर महात्मा गांधी ने हमारी एकता और आपसी सौहार्द की मजबूत नींव रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रुप फोटो के लिए पहुंचे थे कि उन्होंने देखा कि जमीन पर देश को तिरंगा पड़ा है। पीएम मोदी ने फौरन जमीन से तिरंगा उठाया और अपनी जेब में रख लिया। यहाँ दरअसल फोटो लेने के लिए किस लीडर को किस मकाम पर खड़ा होना है, इसकी निशानदेही के लिए इस मुल्क का झंडा लगाया गया था, लेकिन देश और तिरंगे की मोहब्बत पर हिंदुस्तानियों को झंझोड़ देती है। और ये तो पीएम मोदी हैं, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जमीन पर तिरंगा पड़ा रहे, भले ही वो किसी भी प्रोटोकॉल के हिसाब से रखा जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में वक्फ मंशा के मुताबिक काम करने का दावा तो बहुत किया जाता है, लेकिन वाकिफ मंशा में तालीम का हुसूल और तलबा की स्कॉलरशिप भी शामिल है। इस पहलू को लेकर बोर्ड के जरिए कभी सूबाई सतह पर खाका तैयार नहीं किया गया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर सनूबर पटेल ने वाकिफ की मंशा के मुताबिक न सिर्फ काम करने का सिलसिला शुरू किया, बल्कि उन्होंने रियासत के सभी मुतवल्लियों को अहकाम जारी करते हुए वक्फ आमदनी के 50% रकम को तालीम पर सर्फ करने की हिदायत दी है। यही नहीं, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने के जरिए इस की निगरानी और अमल दरामद को लेकर न सिर्फ एक तालीमी कमेटी तश्कील दी गई है, बल्कि माहिरीन तालीम और सहाफ़ियों की भी कमेटी तश्कील दी गई है, ताकि वक्फ आमदनी से सूबाई सतह पर मुस्लिम कम्युनिटी में इनकलाब लाया जा सके। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनूबर पटेल से खास बातचीत की है। इस्लाम में सबसे पहले ये कहा गया है कि तालीम मस्ट है, और यहाँ तक कहा जाता है, मैं उसको पुष्टि के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि आप हुजूर पाक ने फरमाया कि तालीम लीजिए और तालीम लेने के लिए आपको चीन तक जाना हो तो जाइए, ये तक कहा जाता है। अब उसके बाद जो बोर्ड बनाए, आज वाकिफ ने जो संपत्तियाँ वक्फ की 14,968 रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, लगभग 35,000 से ज़्यादा संपत्तियाँ हैं। तो वाकिफ ने क्यों वक्फ की? वाकिफ ने वक्फ इसलिए की कि इस समाज के जो गरीब लोग हैं उसके ये काम आ सके, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके काम आ सके। तो क्या काम आ सके? काम की कोई डेफिनेशन है क्या? काम की डेफिनेशन ये है कि ये शिक्षा के काम आए, स्वास्थ्य के काम आए, रोजगार के काम आए, इमदाद के काम आए। मुझे नहीं लगता कि इन 4 कामों के अलावा ये कोई और काम आने की ज़रूरत है। अब इनमें सबसे ज़्यादा आज की तारीख में ज़रूरत है तालीम की, क्योंकि जब तालीम एक बेटा या बेटी लेते हैं और अच्छी तालीम लेते हैं, तो न केवल वो अपने जीवन को ठीक करते हैं, वो लोग इसके माध्यम से अपने पूरे परिवार को, और बेटी लेती तो 2 परिवारों को ठीक करने का काम करती है। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने इस स्कीम को
बनाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। पढ़ो पढ़ाओ और मुल्क की तरक्की में भागीदारी बनो, इस नाम से हम इस स्कीम को लागू कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सभी रजिस्टर्ड वक्फ इस पर यह लागू होगी। अगर हम कोई योजना को लागू कर रहे हैं और एक नई चीज समाज में आ रही है तो वो परफेक्शन के साथ आए। मैं ये भी मानता हूं कि कोई 100% परफेक्ट दुनिया में नहीं होता है, हो सकता है कुछ कमी होगी, फिर सुधारेंगे। लेकिन पहली बार भी जब ये प्रारूप आए, पहली बार भी जब कोई मॉड्यूल बने तो वो एक आदर्श मॉड्यूल बने, एक आइडियल मॉड्यूल बने। इसीलिए हमने इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठना तय किया है। हम लोग कुछ पत्रकार भाइयों के साथ जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, हो सकता है वो शिक्षाविद हो सकता है वो शिक्षक हो सकता है वो खुद विद्यार्थी हो, लेकिन ऐसे लोग जो इसमें इंटरेस्ट लेते हो, जो चाहते हैं कि समाज में तालीम की दिशा में काम हो और किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हम पत्रकार भाइयों के साथ, एडवोकेट भाइयों के साथ, अन्य भाइयों बहनों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, सबके साथ अलग अलग बैठना तय कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने कल कुछ लोगों के साथ बैठना तय किया है। बिहार में कल से 26 अगस्त तक असातिज़ा की भर्ती का इम्तिहान है। रियासत भर के 850 इम्तिहानी मराकज में 8,15,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 1,70,461 आसामियों पर एक साथ असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहान का वक्त आ गया है। 2 शिफ्टों में होने वाले इम्तिहान में 8,15,000 उम्मीदवार बैठेंगे। 876 इम्तिहानी मराकज की निगरानी के लिए BPSC ने खास तौर पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम कायम किया है। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाले तमाम फरीकीन के दलाइल आज मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते पीर से जुमेरात तक इस मामले की समाअत करेंगे। इससे कबल ये समाअत 3 दिन मंगल, बुध और जुमेरात को हो रही थी, लेकिन अगले हफ्ते से दफा 370 केस की समाअत आईनी बेंच पीर 28 अगस्त से मुसलसल 4 दिन करेगी। आर्टिकल 370 की वैधानिकता को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 9 दिन तक लगातार 22 याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखी। इन तमाम याचिकाकर्ताओं में बड़े वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, गोपाल शंकर नारायण और बड़े वकीलों ने अपनी दलीलें रखते हुए साफ तौर से ये कहा कि आर्टिकल 370 की वैधानिकता को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि संविधान में ऐसा भी कोई प्रयोजन नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि संसद के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संसद के पास कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल तमाम दलीलें दी गई और आज 9 दिन के बाद तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कल केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। कल केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी और केंद्र सरकार बताएगी कि किन कानूनी पहलुओं के आधार पर आर्टिकल 370 को हटाया गया है और जो भी नियम उनके दायरे में हैं वो कानून और संविधान के मूल अधिकारों के आधार पर ही लिए गए। बहरहाल इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ने आज एक बड़ा ऐलान किया और ये कहा कि इस पूरे मामले में अब जो सुनवाई मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक चलती थी वो सुनवाई अब सोमवार से शुरू की जाएगी। यानी कि अब अगले हफ्ते जब आर्टिकल 370 की वैधानिकता के मामले में सुनवाई शुरू की जाएगी तो वो सुनवाई सोमवार से यानी कि 28 अगस्त को शुरू की जाएगी और ये सुनवाई लगातार 4 दिन तक चलेगी। अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। संविधान पीठ को वो समझाएगी कि किस आधार पर केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए वहां से 370 हटाया है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आर्टिकल 370 और LHDC के इंतखाबी निशान के मसले पर खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्कुआत नहीं है। लोग हमें कहते थे कि आप एहतजाज क्यों नहीं करते। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने बहुत एहतजाज देखे हैं लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सी सियासी जमातों ने कहा था कि अब की आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया है और अब वही लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं
और अपनी मौजूदगी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 370 को चैलेंज करने वाली समाअत पर इत्मीनान का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की बहाली की नुमाइंदगी के लिए बेहतरीन वकील का इंतखाब किया है। उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 वापस मिल जाने की भी उम्मीद जताई। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि वो इतने खौफजदा हैं कि इन्हें LHDC के इंतखाबात लड़ने के लिए इंतखाबी निशान नहीं दे रहे हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट में इस महीने 370 के मामले पे जो सुनवाई चली, हमें शुरू में बहुत ताने मिले। जहां कभी भी हमारे ये प्रेस के दोस्त खड़े होते थे, वो हमसे पूछते थे आप क्या कर रहे हो, आप खामोश क्यों हो, आप लोग सड़क पे एहतजाज क्यों नहीं करते हो। हमने कहा अब हमने बहुत एहतजाज देखे कश्मीर में, यहां हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। मैं यहां के नौजवानों को सड़क पर नहीं उतारना चाहता हूं। हम अपनी लड़ाई पुरअमन तरीके से लड़ेंगे, आईन और कानून का इस्तेमाल करके और इंसाफ की उम्मीद रख के हम वो दरवाजे खटखटाएंगे जहां से हमें कुछ मिल सकता है। इसके स्टेडियम बांडीपुरा में आज पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद इस टूर्नामेंट में जिला बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 18 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच BCC और शादीपुरा सुंबल की टीमों के दरमियान खेला गया। इख्तितामी तकरीब के दौरान SS बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा और DSP हेडक्वार्टर शफात मोहम्मद और दूसरे अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। जिला रामबन के इलाके नीरा में विजय सिंह नामी शख्स ने घर की तामीर में हमसाइयों की जानिब से रखना डालने का इल्जाम लगाया है। विजय सिंह ने पुलिस और हुकाम के दरवाजे पर इंसाफ के लिए दस्तक दी। मुतासिरीन के मुताबिक इन्होंने पंचायत कमेटी, पुलिस और DDC काउंसलर तक अपनी दरखास्त पहुंचाई। ताहम BJP काउंसलर रामबन, BJP महिला मोर्चा की सदर के कुंबे की जानिब से इन्हें सख्त हरासा किया जा रहा है और तामीर के दौरान मजदूरों और मशीनों पर पथराव भी किया गया। अवामी नुमाइंदों की जानिब से मसले को हल करने के लिए के बजाय इसे मजीद बिगाड़ने पर विजय सिंह और उस कुंबे ने BJP काउंसलर रामबन पर सख्त तनकीद की है। वहीं उन्होंने हुकाम से उनके साथ इंसाफ करने की अपील की। उसके बाद जब मैं DDC मैम के पास गया, बोला जी हम पंचायत कराएंगे, मौके पे आएंगे। जिस दिन पंचायत करवानी थी मैंने फ़ोन किया, फ़ोन मेरा नहीं उठाया। उसके बाद 3-4 बार सरपंच साहब, नायब सरपंच साहब, लंबरदार साहब सारे आए मेरे पास। पंचायतनामे हैं कि पंचायत होगी, यहाँ पे पंचायत हुई, मगर इन्होंने बिल्कुल पंचायत की माने नहीं। बोला हम ना कोर्ट की सुनते हैं, ना पंचायत की सुनते हैं, ना किसी की सुनते हैं। ठीक। और ऊपर से धमकियाँ देते हैं, देते नहीं है। अच्छा। कभी पुलिस ला लेते हैं, कभी कुछ ला लेते हैं। जब हम पुलिस वालों के पास जाते हैं तब बोलते हैं हमें ऊपर से प्रेशर है, DDC और रेणुका कटोच का। अच्छा। जब भी हम SHO के पास भी बैठे हुए थे तो तब भी रेणुका कटोच फ़ोन कर रही थी। बार बार हमने यही समझाया कि हम अगर कुछ भी हो तो हम बना के दें। ये बोलते हैं कि सारा जो डैमेज होगा तो विजय के नाम, विजय मेरा देवर है, हम विजय को ही लगाएंगे। सारी जितना हो सकेगा वो गिरेगा मकान तो विजय को लगा फंसाएंगे। और ये मकान हमने नहीं गिराया, खुद रात को पानी लगाया है, क्योंकि रात को हम चले जाते थे घर हमारा पीछे दूर है, तो रात जब हम सुबह आए तो घर गिरा हुआ था। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है सर, इनका वो फाजिल की स्त्री धर्म सिंह को मेरा नहीं, क्योंकि मैं सरपंच हूँ। जैसे मुझे धर्म सिंह है वैसे विजय, लेकिन ये देखना कहाँ हक और इंसाफ कहाँ हो रहा है। ठीक, तो बस सर इन्हीं लफ्ज़ों में अपना। जिला डोडा के मरमेट में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए BJP की रियासती नायब सदर शक्तिराज परिहार ने चनाब वैली से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा को तनकीद का निशाना बनाया और उन पर लोगों के इस्तेसाल का इल्ज़ाम लगाया। DDAP को निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टी वजूद में आते ही ज़वाल पजीर हो रही है, ये जमात सिर्फ डोडा तक महदूद होकर रह गई है। फिलहाल इसी के साथ देश प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए News 18 JKLH पर तमाम खबरें तफसील के साथ। आदाब।